मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 43 क्लास है, जिसमें आज हम ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम न्यू मार्केट स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल करे थे कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में पढ़ा था, जिसको हम हिंदी में एक अधिरात्मक बाजार बोलते हैं। तो इस मार्केट के अंदर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, जो भी सेलर्स होते थे, बायर्स होते थे, बहुत सारे होते हैं। फर्में बहुत सारी होती हैं इस मार्केट के अंदर। इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स इस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसके अंदर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये क्लास आपके अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम न्यू मार्केट स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ओलिगोपोली मार्केट, जिसको हम हिंदी में अल्पाधिकार बाजार बोलते हैं। तो एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच a few large firm dominate entire market. These firms are interdependent each other. ये जो फर्म है ओलिगोपोली के अंतर्गत जो भी फर्में आती हैं, कुछ ही फर्में होती हैं। पहली बात तो ये जो कुछ फर्म्स होती हैं, ये ज़्यादा बड़ी फर्में होती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। प्राइसेस भी एक दूसरे के साथ ही डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर भी हमने क्या पढ़ा कि अ फ्यू सेलर्स, फ्यू फर्में होती हैं, कुछ ही फर्में होती हैं। कुछ फर्म मतलब एक या दो तीन फर्में होती हैं, इससे ज़्यादा फर्में नहीं होती। बट लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, ठीक है। फर्में तो कम होती हैं, सेलर्स तो कम होते हैं, पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या ये हो जाएगा कि अ फ्यू सेलर्स और फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ ही फर्में होती हैं, दो या तीन फर्में होती हैं, बट इसके अंदर बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कुछ ही फर्में होती हैं, बट इसके अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा। ये फर्में कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपकी पेट्रोल कंपनीज हो जाएंगी, ठीक है, पेट्रोल कंपनीज। फिर आपकी एयरलाइंस हो जाएंगी, एयरलाइंस, टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स, ओलिगोपोली मार्केट के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पेट्रोल कंपनीज होती हैं, ठीक है, एयरलाइंस होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज इसलिए ली गई हैं क्योंकि इनके प्राइस, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो सब जगह ही बढ़ेंगे, घट रहे हैं तो सब सारे जगह पे ही घटेंगे, ठीक है। एयरलाइंस में भी जो भी टिकट्स का रेट होगा एक साथ ही बढ़ेगा, या टेलीकॉम कंपनीज में भी सेम वही सिचुएशंस होती है। इसलिए यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि पेट्रोल कंपनीज हो गए, एयरलाइंस हो गया। जैसे आपका ओपेक वगैरह होता है कि पेट्रोल के दाम जो रेट वो डिसाइड करेंगे, वही रेट पूरी जगह पे होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ही फर्में होती हैं, कुछ ही सेलर्स होते हैं, बट लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। कुछ बहुत सारे बायर्स होते हैं इसके अंदर, क्रेता बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि दूसरा क्या पॉइंट क्या हो जाएगा कि इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, ठीक है। इसमें जो भी फर्में होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, कोई भी फर्में इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ओपेक का एग्जांपल लिया ना मैंने कि ओपेक पेट्रोल की जितनी भी कंपनीज होंगी, वो सारे एक साथ ही जो भी प्राइस डिसाइड किया जाएगा, सब एक ही प्राइस को मानेंगे, अलग अलग प्राइसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं कि अगर एक फर्म कोई भी फर्म जो होगी प्राइस को ईजिली चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तभी चेंज कर सकती है जब एक फर्म चेंज करेगी, जो लीडर फर्म होगी वो चेंज करेगी, तभी जो बाकी की फर्में होंगी वो चेंज करेंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म,
कि यहाँ पे न्यू फर्म बहुत आसानी से न्यू फर्म की एंट्री नहीं हो पाती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही फर्म्स की बात करी गई है कि कुछ ही फर्में होती हैं जो आपस में एक साथ होकर काम करती हैं, आपस में प्राइस को डिसाइड करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी कोई भी न्यू फर्म एंटर नहीं कर पाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अभी मैंने बताया क्योंकि कुछ ही फर्में होती हैं इसके अंदर ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है, तो आसानी से कोई भी न्यू फर्म इस मार्केट में एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं न्यू फर्म की एंट्री में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यहाँ पे प्राइसेस का कोई कंपटीशन नहीं होता। क्यों कंपटीशन नहीं होता? रीज़न अभी मैंने बताया कि कुछ ही फर्में होती हैं, ठीक है। ये जो कुछ फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है, आपस में मिलकर काम करती हैं। तो ये प्राइस में इनका कोई कंपटीशन नहीं होता, कीमत में कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि अगर एक फर्म प्राइस को चेंज करेगी, वही लीडर फर्म होती है वही प्राइस को चेंज करेगी और बाकी की फर्में उसको मानेंगी, ठीक है, रिएक्ट करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी। तो यहाँ पे प्राइसेस का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। यहाँ एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी, इस चीज़ का कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फर्में हैं, कुछ फर्में हैं तो अपना अपना बेस्ट उनको देना है, ठीक है, ठीक है। चाहे जैसे हम टेलीकॉम कंपनीज पे ही देख लेते हैं कि वोडाफोन हो गया आपका, जियो हो गया आपका, एयरटेल हो गया, ठीक है। ये क्या, जब कोई एक लीडर फर्म होगी, टेलीकॉम कंपनी होगी लीडर, वो प्राइस को चेंज करेगी, तब ये सारी जो कंपनीज होंगी रिएक्ट करती, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तब वो चेंज करेंगी अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे वो प्राइसेस क्योंकि सारे का एक जैसा ही प्राइस होगा, अगर एक टेलीकॉम कंपनी प्राइस को चेंज करती है तो दूसरे भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पैकेजिंग का, कि कौन सबसे बेस्ट आपको क्वालिटी दे रहा है, ठीक है, इंटरनेट की, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट क्वालिटी देगा, जो आपको बेस्ट इंटरनेट देगा या बेस्ट चीज़ें दे रहा है, ठीक है, आप तो वो उसकी तरफ आप ज़्यादा जाओगे। तो यहाँ पे प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, यहाँ एडवर्टीजमेंट का कंपटीशन होता है, ब्रांडिंग का कंपटीशन होता है, क्वालिटी का कंपटीशन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट होते हैं होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। तो इस मार्केट के अंदर दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। होमोजीनियस मतलब एक जैसे आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, ये सारे आपके होमोजीनियस हो जाएंगे, ठीक है। स्टील, सीमेंट, ये सारे आपके होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो एक जैसे नहीं होते, जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कार हो गए, फोन्स हो गए, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार, फोन्स, ठीक है, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, वो जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उसको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत सारे वैराइटीज आती है, कार्स में भी बहुत सारे वैराइटीज आती है, फोन, सोप्स, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो एक जैसे होते हैं, जिनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, स्टील के, सीमेंट के भी। तो यहाँ पे दोनों तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे जो कुछ फर्में होती हैं वो बना रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं इसको। प्राइस रिजिडिटी, 6 पॉइंट आपका हो जाएगा प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी का मतलब हो जाएगा कि जो फर्में होती हैं इजीली प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक है। प्राइस जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि जो लीडर फर्म होती है वही प्राइस को डिसाइड करती है,
ठीक है। फिर फर्में डिमांड के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस को चेंज करती हैं कि अगर प्राइस को उन्होंने बढ़ा दिया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्में प्राइसेस को चेंज करने से भी बचती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी की बात करेगी, इसीलिए यहाँ पे किंग्ड डिमांड कर्व होता है, ठीक है। किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है, किंग्ड डिमांड कर्व। तो इसका डायग्राम देख लेते तो और अच्छे से प्राइस रिजिडिटी समझ में आएगा कि यहाँ पे इस क्यों बताया गया है कि यहाँ पे जो प्राइस होता है स्टेबल होता है, जल्दी इस प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते। यही हमारा किंग्ड डिमांड कर्व बताता है। किंग्ड डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट आपका पॉल सुविजी ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट पॉल सुजी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो पॉल सुजी ने दिया था, ठीक है। तो यही बताते हैं प्राइस रिजिडिटी के बारे में, किंग डिमांड कर्व के बारे में इन्होंने ये समझाया। पहले तो मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किंग डिमांड कर्व का डायग्राम एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है किंग्ड डिमांड कर्व का डायग्राम, ठीक है। ये जो आपका अपर साइड है, यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व होता है इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। ये आपका इलास्टिक डिमांड बता रहा है, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड है तो ईडी इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इस जगह को किंग्ड पॉइंट बोलते हैं, इस जगह को किंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ई पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किंग्ड डिमांड कर्व का डायग्राम। ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी और इधर हम प्राइस लिखेंगे, ठीक है। इधर हम आउटपुट लिखते हैं और इधर हम प्राइस, ठीक है। तो ये किंग्ड डिमांड कर्व है। ये किंग्ड क्यों हो जाता है, पहले आपका इलास्टिक होता है, फिर यहाँ पे किंग्ड क्यों हो जाता है, नीचे इन इलास्टिक क्यों हो जाता है, कि इसका रीज़न ये है कि ऐसा क्यों डायग्राम बना है कि अगर एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो दूसरी फर्म उस रिस्पॉन्स नहीं करती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक फर्म कीमत बढ़ा रही है, अगर दूसरी फर्म भी कीमत बढ़ा देंगी तो जो डिमांड होगी वो कम होती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा होता है तो हम जिस चीज़ का प्राइस बढ़ा हो उस तरफ नहीं जाते, हम उस साइड जाएंगे जहाँ पे वो कम प्राइस पे मिल रहा होता है, ठीक है। तो बाकी फर्में रिस्क नहीं लेती है प्राइस बढ़ा के, ठीक है। पहला रीज़न ये हो जाएगा कि ऐसा डायग्राम क्यों बनाए। फिर दूसरा रीज़न ये हो जाएगा कि अगर एक फर्म अपनी प्राइस को कम करती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस को कम कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका जो किंग डिमांड कर्व है वो इस शेप का बना है, बीच में किंग आ जाता है, बीच में बस में कॉपरेट करके चलती, क्योंकि जो इसमें जो फर्में होती हैं इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और प्राइस रिजिडिटी की बात करेगी, इजीली हम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक फर्म ने कीमत को कम किया है तो दूसरी भी फर्म कीमत को कम कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिमांड कर्व है किंग शेप का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड, अपर साइड में इलास्टिक डिमांड है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, फिर नीचे क्या है कि आपकी इन इलास्टिक डिमांड हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे आपकी डिमांड कम है, ठीक है। तो ये था आपका किंग डिमांड कर्व। इसको किसने दिया है, इसको आपके पॉल सुजी ने दिया है, ठीक है। अब ओलिगोपॉली को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको देख लेते हैं हम लोग। ये फोटो खींच ली, ठीक है। तो हमारे ओलिगोपॉली मार्केट भी दो टाइप्स की होती है। एक हमारा कोलोसिव ओलिगोपॉली, और दूसरा होता है हमारा नॉन कोलोसिव।
ठीक है, दो टाइप्स के आपके ओलिगोपोली होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, कोलेसिव एंड नॉन कोलेसिव। ठीक है, तो पहले हम कोलेसिव ओलिगोपोली को समझेंगे। कोलेसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्में होती हैं, कुछ फर्में होती हैं यहाँ पे आपस में कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट करती हैं। यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है, फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, कुछ ही फर्म होती हैं वो एक एग्रीमेंट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्में होती हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ये फर्में आपस में प्राइसेस को डिसाइड करती हैं, क्या आउटपुट होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है और सारी चीज़ें उसी में डिसाइड किया जाता है कि क्या प्राइस होगा, क्या आउटपुट होगा, क्या क्वांटिटी बेची जाएगी मार्केट के अंतर्गत। ये सारा कोलेसिव ओलिगोपोली के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पे कार्टेल की बात करी गई है, कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप। ठीक है, ठीक है, कार्टेल में क्या होता है कि एक तरीके का ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका आउटपुट कोटा और मार्केट प्राइसेस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फर्म जो होती है आपस में कॉपरेट करती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ताकि कंपटीशन ना हो, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाता है जहाँ पे प्राइसेस, आउटपुट, सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करी जाती है। जो लीडर फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होना चाहिए। फिर जो बाकी की फर्में होती हैं वो प्राइस को अप्लाई करती हैं अपने अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो कोलेसिव का सिंपल सा मीनिंग यही हो जाएगा कि यहाँ पे जो फर्में होती हैं आपस में मिलजुल कर काम करती है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट में बंधी हुई होती हैं। ठीक है, तो कार्टेल में होता है, कार्टेल में क्या हो जाएगा कि आपका आउटपुट कोटा डिसाइड, आउटपुट होता है, आउटपुट डिसाइड किया जाता है और आपका मार्केट प्राइसेस की बात करी जाती है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप का मतलब होता है कि जो लीडर फर्म होगी वो प्राइस को डिसाइड करती है। ठीक है, प्राइस को डिसाइड करती है। तो ये हमारा कोलेसिव ओलिगोपोली के अंतर्गत हो जाएगा। नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली का मतलब होता है यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, नॉन कोलेसिव में क्या होता है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है। जो भी कुछ फर्में होती हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करती हैं। जो भी फर्में होती हैं, क्या आउटपुट होगा, क्या क्वांटिटी, क्या क्वालिटी, जो भी मार्केट में बेचनी है वो अपने अकॉर्डिंग फर्में करती हैं। ठीक है, उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे हमारे दो टाइप्स के ओलिगोपोली। ठीक है, एक था हमारा कोलेसिव ओलिगोपोली एंड एक था हमारा नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। कोलेसिव ओलिगोपोली में फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जो फर्में होती हैं इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। कार्टेल होता है, लीडरशिप होता है। कार्टेल का एग्जाम्पल जैसे ओपेक हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ओपेक। ठीक है, कि जो आपकी पेट्रोल के प्राइसेस यही डिसाइड करती है, फिर वो सब जगह लागू किए जाते हैं। ठीक है, वही डिसाइड करती है। ठीक है, में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है। फर्में अपना अलग अलग काम करती हैं, अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती हैं, क्या आउटपुट होगा, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करती है। तो ये नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली के अंतर्गत। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे फर्म्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो फर्में होती हैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाती है फर्में। ठीक है, यहाँ पे फर्में जो होती है डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट फर्म्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फर्म होती है। फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, इसमें नॉन फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओलिगोपोली के दो टाइप्स दोस्तों। और ओलिगोपोली का मतलब सिंपल से हमने यही कैरेक्टरिस्टिक समझा कि इसमें कुछ ही फर्म्स होती हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू फर्म्स होती, पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स, मैंने टेलीकॉम कंपनी, एयरलाइंस आपके हो गए, पेट्रोलियम कंपनीज हो गई। ठीक है, कुछ ही फर्में होती हैं पर बायर्स बहुत सारे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि इंटरडिपेंडेंट ऑफ फर्म होती हैं, कि जो भी फर्म होती हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। क्योंकि कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं। ठीक है,
तो इसीलिए जो फर्में होती हैं आपस में एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं। प्राइस भी, जो भी फर्म होती है प्राइस जल्दी इजीली चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, जो लीडर फर्म कहेगी वही सबको मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, की जो भी न्यू फर्म्स होती हैं जल्दी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती। हमने पढ़ा कि नॉन प्राइस कंपटीशन, इस मार्केट के अंदर प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जो फर्में होती हैं आपस में एक साथ काम करती हैं, जो भी लीडर फर्म होती है वही प्राइस को डिसाइड करेगी, तो सारी फर्मों को मानना पड़ता है। बट यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ ब्रांडिंग का होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है, क्वालिटी क्वांटिटी का होता है एडवर्टीजमेंट, प्राइस वॉर नहीं होते इस मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। फिर प्राइस रिजिडिटी होती है यहाँ पे, कि प्राइस को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जो प्राइस स्टेबल प्राइस की यहाँ पे बात करेगी, इसीलिए यहाँ पे किंग डिमांड कर्व की बात करें। किंग डिमांड कर्व आपके पॉल सूजी ने दिया है, ठीक है। आपका जो अपर पार्ट होता है आपका इलास्टिक डिमांड होता है और लोअर पार्ट आपका इन इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। जल्दी कोई फर्म अपने प्राइस को बढ़ाती नहीं है, क्योंकि बढ़ा देगी तो आपका जो डिमांड होगी वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमने ये समझा था कि अगर कोई फर्म प्राइस को घटाती तो दूसरी फर्म भी प्राइस को घटा देगी, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो किंग डिमांड कर वो बीच में किंग पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं हेट्रोजेनियस होमोजेनियस दोनों प्रकार के इस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ओलिगोपोली मार्केट में अल्पाधिकार बोलते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये क्लास सभी के लिए हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, केवीएस, एनवीएस, एलटीग्रेड, जीआईसी, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, मेरी क्लासेस को देख सकता है, मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे आपको ईजिली सारे टॉपिक्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जैसे आपका किंग डिमांड कर आपके पॉल सूजी ने दिया है, तो एमसीक्यू वगैरह में मार्केट के अंदर तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आपसे पूछे जाएंगे, किंग डिमांड कर किसने दिया था, अपर पार्ट क्या होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, कैरेक्टर फ्यू फर्म्स किसके अंतर्गत होती है, तो आपको ओलिगोपोली के अंतर्गत होती। तो ऐसे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपका केवीएस एनवीएस भी होने वाला है, एलटीग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है आपका, तो उसमें भी आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।